तो चलिए आज हम आज से एनसीईआरटी जो 6 to 10 प्लस 2 तक का जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ पीसीएस में भी इससे बेसिक क्वेश्चन आता है, तो मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम जो है क्लास 6 का पहले हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 समाप्त होने के बाद फिर 7 आएंगे, 8 आएंगे, 9th और 10th 11th और 12th तक आएंगे और बारी बारी से हम एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक इसमें बताया गया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। कहता है एक यहाँ रसीदा नाम का एक व्यक्ति है, जो एक उसके मन में एक ख्याल आता है। क्या आता है? कहता है रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, क्योंकि जब पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ सुर्खियाँ दिया हुआ रहता है। कहता है 100 साल पहले यह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। कहता है कि अगर अखबार में कोई ऐसा वर्ड दिख जाता है तो उसमें उसका मन में आया कि कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो कितना साल पुराना है, और जब वस्तु पुराना है तो इसका क्या यूज था, तो कैसे हम पता करेंगे। तो इसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ इसकी विशेषता बताया गया है। तो कैसे पता लगाएं इसके बारे में है। तो कहता है यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, यानी कल क्या हुआ था इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, या पिछले हफ्ते क्या हुआ था इसके लिए रेडियो सुनेंगे, या कोई अखबार में उसका अपडेट आएगा तो हम जान सकते हैं। टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, यानी एक दिन पहले जब होता है तो उसका जो अगले दिन आता है वो अखबार में चला आता है। लेकिन क्या कहता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था इसका तो अखबार में नहीं आता है, लेकिन उसको कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में है। कहता साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। यानी कहता है कि पिछले साल यानी 1 साल के अगर अंदर के बात कहता है कि अगर 1 साल पीछे जब अगर कोई घटना होती है तो उस समय जो व्यक्ति मौजूद होता है उससे हम पूछ सकते हैं कि वो घटना कैसे हुआ था, अगर उसको याद है तब। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, यानी बहुत साल पहले कैसे हुआ था इसको पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ। तो कहता अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी अतीत मतलब होता है बहुत पुराना, तो इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो कहता है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी जिसको कहते हैं आखेटको मतलब शिकारी, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे। मतलब यहाँ तक है कि हम लोग इसको पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले ऊपर जो कहा गया था कि हम उसके बारे में रह सकते, वो क्या खाता था, क्या पहनता था, कैसे रहता था, क्या क्या खेल खेलता था, इसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वो पुरानी चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि वो लोग कहाँ रहते थे। तो इसके लिए दिया गया है कि चित्र संख्या 1 में पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो क्या कहता है कि सबसे पहले नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो देखिए फिगर 2 है, इसमें नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो नर्मदा नदी देखिए यहाँ पे है, एक किस है मिडिल में है, यानी मध्य प्रदेश के पास में है। एमपी के पास क्या है, नर्मदा नदी है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि नर्मदा नदी तो पता लगा लिए। कहता है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर
रह रहे थे, यानी बहुत साल लाखों वर्ष पहले जो है ना वहाँ पे क्या रहता था, लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले प्रारंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक। संग्राहक किसको कहते हैं? जो खाद्य पदार्थों को या किसी चीज़ को संग्रह करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, संग्राहक केवल दिया है, तो खाद्य पदार्थ केवल कहना उचित नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ रहे हैं तो वो लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ को ही संग्रह करते थे, क्योंकि कभी कोई आपदा आया तो उस समय वो भोजन को लोग यूज कर सकते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास के जो विशाल संपदा थे, संपदा मतलब वहाँ के खाने पीने का जो था, उसके बारे में अपने भोजन के लिए वे जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी जो नर्मदा नदी था, नर्मदा नदी के तट पे वो लोग क्या करते, निवास करते थे। और उसके आसपास के जो जंगल था ना, उस जंगल से क्या करते, वो लोग को पता था पहले से, क्योंकि वहाँ रह रहे थे, तो वो लोग को पता था कि यहाँ पे कौन सा भोजन हमारे लिए उपलब्ध है और किस जगह पे मिलेगा, तो लोग वहाँ से परिचित थे, उत्पादों से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट, यानी कहता है आखेट, आखेट के मतलब क्या था, शिकार होता है, तो वो जानवरों को शिकार भी करते थे। कौन? जो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। तो कब से रहते? लाखों वर्ष पहले से रहते थे। तो लाखों वर्ष पहले जब रहते थे तो वो लोग को उस एरिया के बारे में पूरे जानकारी था कि कहाँ पे कौन सा हमारे लिए भोजन उपलब्ध है, और वहाँ से वो लोग प्राप्त करता था। और साथ ही साथ क्या करता, वो लोग शिकार करना भी जानते थे। अब क्या कहता, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो जो फिगर दिया गया है उसमें क्या पता लगाना है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो देखिए सुलेमान कहाँ दिया, बस उत्तर और पश्चिम। तो ये आपका नक्शा जो है, इस नक्शा में उत्तर इस तरफ हो जाता है नॉर्थ, और उत्तर और पश्चिम इधर हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है, इधर पूरब हो जाता है, और इधर दक्षिण हो जाता है। तो उत्तर और पश्चिम इस एरिया में कहता था। इस एरिया में सुलेमान यहाँ है और किरथर यहाँ है। या किसके पास है? तो अफ़गानिस्तान के पास है, अफ़गानिस्तान के पास है। तो अब इसके बारे में क्या कहता है, सुलेमान के पता लगा, तो हम तो पता ही लगा लिए कहाँ पे है। तो अब यहाँ क्या कहता है, देखिए इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे। कौन क्षेत्र में? जो सुलेमान और किरथर जो पहाड़ी था, इसमें कुछ ऐसा स्थान था जहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितना? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। कहाँ किया था? तो सुलेमान की और किरथर की पहाड़ियों में। वो किस एरिया में पड़ता है? तो उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और कब? 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व वहाँ के जो स्त्री और पुरुष रहते थे, उसने क्या किया, गेहूँ और जौ जो है वो दोनों की फसल उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किस स्थान पे गेहूँ जौ का उत्पादन किया जाना प्रारंभ किया गया? तो किरथर के पहाड़ी और सुलेमान, वो किस एरिया में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और वहाँ वो जो स्त्री पुरुष थे वही क्या किए, भेड़, बकरी, गाय, बैल को क्या करना, पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे। देखिए यहाँ से एक और क्लू मिलता है कि वो लोग गांव में रहते थे। इसका मतलब है कि गांव के साथ साथ उस समय शहर का भी विकास हो चुका था, तो इसलिए गांव सेपरेट दिया है। अब आगे क्या कहता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए उत्तर और पूरब, अब आते हैं उत्तर पूरब में। देखिए उत्तर और पूरब, तो ये हमारा जो नक्शा है, तो इधर तो उत्तर हो जाता है और पूरब इधर होता है। तो इधर पे कहता है गारो पहाड़ी। देखिए गारो पहाड़ी यहाँ पे दिया गया है ना, तो गारो पहाड़ी इस एरिया में कह रहा है। ये उत्तर पूर्वी जो एरिया है ना, इस एरिया की बात किया जा रहा है। तो इस एरिया में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, गारो तथा मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे दिया गया गारो की पहाड़ियाँ। अब विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य में दिया गया है, यहाँ लिखा गया है ना मध्य भारत में। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी, तो उत्तर पूर्व इधर हो गया, गारो की पहाड़ी हो गया। उत्तर पूर्व में यहाँ गारो की पहाड़ी हो गया। मध्य में कहाँ दिया रहा है? विंध्य की पहाड़ियाँ दिया गया है। तो यहाँ ये उत्तर पूर्व हो गया
और ये मध्य भारत में हो गया। अब आगे देखिए क्या कहता है। अतः ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। अभी तक जो बताएं हम जगह, उसमें क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। कहता है कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य के उत्तर में कौन सा स्थान है, देखिए विंध्य यहाँ है, तो विंध्य के जो उत्तर में जो स्थान है, तो उत्तर तो ऊपर की तरफ है, तो इस एरिया में जो है ना सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि सबसे पहले चावल का उत्पादन कहाँ किया गया, तो विंध्य के उत्तर में किया गया। अगर उत्तर में अगर कोई यहाँ पे नाम देता है तो मध्य प्रदेश के आसपास में जो है, मध्य में है, तो इसके आसपास का एरिया अगर देता है तो वो बना सकते हैं। उसके बाद मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। तो सिंधु नदी उसके सहायक नदी, तो सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो पाकिस्तान साइड से निकलता है। तो पक्का है कि किस एरिया रहेगा, तो उत्तर और पश्चिम साइड में रहेगा। तो उत्तर और पश्चिम साइड में हम नक्शा की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया ना सिंधु नदी, सिंधु नदी दिया गया, और इसके सहायक नदी देखिए झेलम दिया गया है, चेनाब दिया गया, रावी दिया गया है, सतलज दिया गया है। ये इसकी क्या है, सिंधु नदी के सहायक नदी है। तो हम इसका पता लगा लिए। अब पता लगाने के बाद क्या कहता है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। यानी सहायक नदी किसको कहेंगे, वैसी नदी जो एक बड़ा सा नदी में आकर मिल जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रारंभिक या आरंभिक नगर फले फूले। यानी कहता है कि 4700 वर्ष पूर्व जो इन नदियाँ जो है, इस नदी के किनारे ही कुछ जो है नगर का विकास हुआ। गंगा व इसके सहायक नदियों के बारे में, गंगा व इसकी सहायक नदियों के बारे नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गंगा और इसके सहायक नदियों के किनारे जो है नगर का विकास कितना वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये कब हो जाएगा, तो जब गंगा नदी के बारे में देगा तो 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। देखिए जब गंगा नदी के सहायक नदी किनारे जब नगर का विकास हुआ तो उसमें कितना आ जाएगा, 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। और वही जब किस में दे देगा, तो सिंधु नदी के किनारे जब देगा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के जब दे देगा तो कितना वर्ष, 4700 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद करिएगा। और इसका हम एक समरी बनाकर आपको फिर से समझाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपका जो है लिखने का जो मेंस क्वेश्चन है उसमें आसानी हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव अगर पीटी में आता है तो पीटी में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो बस वहीं पे रहेगा सोन नदी। गंगा कहाँ पे है, देख लीजिए। तो गंगा की सहायक, ये गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी क्या है, सोन है। यहाँ पे क्या है, सोन है। ये क्या है, गंगा है। इसका सहायक नदी कौन है, सोन है। तो हम इसको पता लगा लिए। अब इसको पता लगाने के बाद क्या कहता है, ये पढ़िए। कहता है कि गंगा के दक्षिण में, यानी गंगा नदी है उसके दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी प्राचीन काल कब का काल है, प्राचीन काल का है, तो उसे मगध वर्तमान में क्या है, बिहार में है, नाम से जाना जाता था। यानी गंगा नदी के जो दक्षिण का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, तो मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के दक्षिण के जो आसपास का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको जाना जाता था मगध के नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। ऐसा बहुत ही विशाल राज्य, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। तो एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक
यात्रा किस लिए करता था? तो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था लोग। तो इसके जाने के लिए रास्ता होता था। अब किस रास्ते से वो जा रहा है? कठिन रास्ता है, आसान रास्ता है, तो इसके लिए वो लोग जाता था। तो कहता है कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी अगर पहाड़ से जा रहा है, रेगिस्तान तरफ जा रहा है, नदी से जा रहा है, समुद्र के कारण यात्रा जाता था ना, वो थोड़ा जोखिम भरा हो जाता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो कहता है कभी कभी क्या हो गया कि प्राकृतिक आपदा, जैसे क्या हुआ कि अभी मान के चलिए कि अभी पटना में लोग रह रहा है और पटना में मान चलिए कोई ऐसा आपदा आया जिससे कि वहाँ के जो जितना जो फल फूल पेड़ है वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो अब वहाँ पे रहेगा लोग, वहाँ पे तो उसका भोजन नहीं मिलेगा। तो इस विपत्ति की वजह से क्या होता था, यहाँ से लोग उठ के कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। वैसे ही अगर कोई आपत्ति आता है, कोई आपदा आ जाता है, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता था। और कभी कभी कहता है कभी कभी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने ज़रूरत के पूरा करने के लिए कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी ऐसा हो गया किसी क्षेत्र में ज़्यादा वहाँ पे खाने पीने का सुविधा है, तो उस जगह को जीतने के लिए वहाँ लोग क्या करता था, उस समय भी जाकर उसको विजय हासिल करता था। इसके लिए अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यानी कहता है कि जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, तो गुरु का काम ही है ज्ञान देना। तो क्या करते थे कि वो एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे और वहाँ पे ज्ञान देते थे दूसरे लोगों को, ताकि वो लोग को भी कुछ जो चीज़ की जानकारी नहीं है उन्हें उसकी जानकारी हो सके। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाहत में उत्सुकतावश की यात्रा किया करते थे। तो कहता है कि कुछ लोग तो अपना भोजन के लिए जाते हैं, कुछ विपत्ति के कारण जाते हैं, कुछ आपदा के कारण गए, और कुछ जो ऐसा लोग थे वो नए जगह खोजने के लिए उतावला रहते थे और उसकी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। कहता कि जब इस यात्रा को पूरा होता था तो अगर कहीं नई जगह पे गया तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ एक दूसरे तरह के व्यक्ति से मिला, तो वहाँ के व्यक्ति का कैसा विचार है, तो दोनों का विचार एक दूसरे से मिलता है नहीं मिलता है, तो उसके बारे में वो यात्रा के बाद उनको जानकारी मिलता था। चलिए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो अभी के जो बात आता है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो पीछे जो था यात्रा के कारण था, लेकिन आज के लिए यात्रा लोग क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, यानी मानचित्र जो पहले वाला था उसको देखना है। कहता है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। यानी जो कहता है कि जो प्राकृतिक सीमा है ना उसको सब लोग पार नहीं कर सकता है, वो पार करना कठिन था, लेकिन जिस व्यक्ति की इच्छा था कि हम पार कर सकते हैं वो व्यक्ति उसको पार कर गया। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, यानी पर्वत की जो ऊंचाई होता है ना उसको भी वो लोग छू लिया। जो हिम्मत हार गया वो हार गया। गहरे समुद्रों को पार कर सके, मतलब जिनमें दृढ़ शक्ति रहा वो क्या किया कि पर्वत के जो चोटी उसको भी छू लिया और समुद्र की गहराई जो है यानी समुद्र को भी पार कर गया और जो भी कठिनाइयाँ उसको हराते हुए आगे की ओर बढ़ते गया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, यानी उपमहा जो द्वीप हुआ उसमें बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। आने के बाद क्या हुआ कि वो यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। यानी क्या किया कि जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है ना उसको समृद्ध किया। अब समृद्ध का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या करिए डिक्शनरी में खोजिए और खोजने के बाद मुझे कमेंट कीजिए।
और कहता है कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, पत्थर को क्या क्या तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। यानी कहता कि जब लोगों का आवागमन हो गया, एक व्यक्ति दूसरे स्थान गया, दूसरे व्यक्ति पहले स्थान पर आया, तो इस तरह से जो दोनों व्यक्ति के जो आचार विचार जो हुआ मिला, तो वो लोग क्या किए कि धीरे धीरे बात विचार करने लगे। करते करते क्या हुआ कि भोजन तक पहुंचा। तो भोजन में भी एक दूसरे के जो तरीका है बनाने का, वो क्या किया अपनाने लगे। जैसे आजकल के देखिए नॉर्थ में इंडिया और साउथ इंडिया, तो साउथ की तरफ जाइएगा तो वहाँ पे इडली डोसा मिलता है, नॉर्थ में जाइएगा तो रोटी चावल मिलता है। तो क्या हुआ कि नॉर्थ में से जो लोग हो जाकर साउथ में रह रहा है, और वो जब घर पे आता है तो उसको क्या उस भोजन को बनाता है, या वहाँ पे रहता है तो वो लोग भी वहाँ के भोजन को यूज़ करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पहले भी क्या हुआ कि लोग भोजन बनाने के लिए आदान प्रदान करने लगे उनके तरीके को। अब देश का नाम, अब कहता है कि भारत का जिस देश का नाम हो वो कैसे नाम पड़ा। तो कहता है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो इंडिया यूज़ करते हैं या तो भारत यूज़ करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? तो इंडिया जो शब्द है ना, इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है किससे निकला है? इंडस, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में किसको कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ। यानी क्या कहता है कि अपना एक एटलस लीजिए और एटलस में ईरान और यूनान ये दोनों का पता लगाना है कि किस साइड में पड़ता है। तो आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो है आपका जो अफ़गानिस्तान एरिया है ना, इस एरिया में क्या पड़ता है? ईरान और यूनान पड़ता है। तो कहता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम आगे ना, तो ऐसे जब खींचते हैं तो क्या है, उत्तर इधर है नॉर्थ और पश्चिम इधर है। तो इस एरिया में कि और आने वाले, इस ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा क्या कहा, सिंधु जो हुआ ना, कौन था सिंधु? एक नदी भी है, तो वही सिंधु नदी के। तो कहता है सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कहता है क्या कि ईरानी जब आया और यूनानी आया, तो सिंधु को क्या कहता है? हिंदोस अथवा इंदोस कहता था। वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता था, इसलिए क्या कहता है? हिंदोस या इंदोस। और इस नदी के पूर्व में, माने जो नदी है इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी जो नदी है, कौन नदी? सिंधु नदी, इसके जो पूर्व में, इसके पूर्व में जो स्थित भूमि है, उस भूमि का नाम, जो वहाँ पे जो प्रदेश जो बसा, उसको क्या करे? इंडिया कह दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कहता है कि भारत का जो नाम का जो प्रयोग किया जाता था वो उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम, ऐसे जो मैप हम बनाते हैं तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया आता है ना, जैसे ये हम मैप बना दिए, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया नॉर्थ साइड, और ये हो गया पश्चिम साइड में। तो उत्तर और पश्चिम ये जो एरिया कहता है कि इस एरिया में जो है कुछ लोग रहता था और कुछ निश्चित भूभाग था, उसको ही क्या नाम दिया गया था? तो उस समूह में जो रहने वाले व्यक्ति थे उनके लिए नाम जो है भारत का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस समूह का उल्लेख है कहता कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। कहता कि जो समूह जो था कहाँ पे, जो उत्तर पश्चिम जो समूह रहता था उसके लिए भारत शब्द का जो प्रयोग किया जाता था, तो उसमें संस्कृत की प्रारंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले देश के लिए प्रयोग नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या कर ये इसका प्रयोग देश के लिए किया गया। लगभग कितना 3500 वर्ष पुरानी है। अतीत के बारे में नेक्स्ट अब कहता है टॉपिक कि अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत मतलब क्या? पुरानी बातों को।
तो पुराने के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है? बहुत सारा है। जिसमें कैसे, इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यानी अतीत जो यानी पुराने समय में जो पुस्तक लिखा जाता था उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसको ढूंढेंगे, तब क्या करेंगे? पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, जब हाथ से इसको लिखते थे, इसके लिए इसको क्या कहा जाता? पांडुलिपि कही जाती थी। तो क्वेश्चन आता है पांडुलिपि किसको कहा जाता है? तो पांडुलिपि जो है ना, हाथ से जो पुस्तक लिखा जाता था उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है। यानी मेनू से क्या अर्थ होता है इसका? कि हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तार पत्रों, ये क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपि किस पत्र पर लिखा गया है? तो तार के पत्रों पर लिखा गया है, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन, इसको हम ऑब्जेक्टिव बनाकर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग को जो समझा रहे उसको समझिए, और इसका जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा हम ऑब्जेक्टिव का ही एक क्लास देंगे। तो कहता है पांडुलिपि किस पर लिखा जाता है? तार के पत्रों पर। और अगर इस तार के पत्र नहीं है तो उसके लिए भुर्ज नामक पेड़ जो होता है ना, तो उसके छाल के विशेष भोजपत्र तैयार किया जाता है और उस पर ये पांडुलिपि लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। कहता कि इतना वर्ष पुराना हो गया जिससे कुछ जो पांडुलिपि हो गया ना वो उसको कीड़ा खा गया। जैसे दीमक लग जाता है या रखे रखे उसमें कुछ और कीड़ा लग गया तो क्या होता है? वो नष्ट हो जाता है। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ जो पांडुलिपि है आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कहता है कि जो पांडुलिपि में जो लिखा गया है ना, इसमें कहता है कि राजा के जो जीवन है उसके बारे में मिलता है, वहाँ के क्या मान्यता था उसके बारे में मिला है, वो उस समय जो बीमार लोग पड़ता था तो औषधि में क्या क्या यूज करते थे उसके बारे में लिखा गया है, और विज्ञान के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। इससे पांडुलिपि से, और पांडुलिपि जो लिखा जाता था उसमें। कहता है इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। कहता है कि इसके अतिरिक्त मतलब ये जो जानकारी है इसके अलावा, कहता है कि यहाँ जो है महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। कहता है कि जो लिखा जाता था ना वो किस में लिखा जाता था? संस्कृत में लिखा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब उस समय जो पांडुलिपि लिखा जाता था जिसमें राजाओं के बारे में, औषधि के बारे में लिखा जाता था, तो किस भाषा में लिखा जाता था? तो भाषा क्या था? संस्कृत भाषा है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये जो है हाई लेवल, जैसे बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन जो रेडी करता है उसमें ये सब क्वेश्चन आता है। जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में कहता है कि संस्कृत के अलावा जो है अन्य भाषा कौन प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत और तमिल। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी प्राकृत जो भाषा होता था ना उसको आम लोग जो करते थे, जैसे कि जो रहने पीने वाले जो हैं वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद कहते हैं हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी अभिलेख जो है ना, मैक्सिमम जो अभिलेख है वो किस पे लिखा जाता है? तो कठोर सतह पे। कठोर सतह मतलब इसका मतलब क्या है कि पत्थर पे लिखा जाता था।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। यानी जो है वहाँ के जो शासक जो है वो क्या करते थे, ऐसा लिखवाते थे कि लोग उसको देखें, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। यानी ऐसा जगह पे वो लिखवाते थे कि लोग उसको देख लें और पढ़ के और उसका अनुपालन कर सके, यानी अपने जीवन में उसको प्रयोग करें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे कुछ अन्य प्रकार के जो डेली के ज़िंदगी से अलग तरह के हैं, जिसमें राजाओं और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। यानी जो अभिलेख होता था तो उस पर जो राजा जो है ना कहीं लड़ाई लड़े तो क्या हुआ कि वो विजय किए, तो इसका जो लेखा जोखा होता था ना, ये लेखा जोखा जो है उस पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो वही बोले कि कुछ जो है ना उसके जीवन में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे भी लड़ाई किया तो हम लोग को लड़ाई से क्या लेना देना है, तो नहीं है, तो हम लोग लड़ाई को तो लड़ के फिर नहीं कर सकते हैं इसको अपने जीवन के लिए। जो लड़ाई हो गया उसको शांत करके आगे के जीवन के लिए। तो इस तरह से जो है कुछ बातें अभिलेख में जो है जो अपने जीवन के लिए है और कुछ जो है उसको इग्नोर करने के लिए भी है। अब क्या एक क्वेश्चन यहाँ उठाया गया है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। यानी कहता है कि जब आप कठोर सतह पर लिखवाया जाता था तो इससे क्या लाभ होता है और ऐसा करवाने की क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अगर हम कठोर चीज़ पे लिखवाते हैं तो क्या कठिनाई आएगा, तो आप सिंपल से सोच सकते हैं कि जब कठोर चीज़ पे लिखवा, जैसे मान चलिए पत्थर पे लिखाया गया, तो पत्थर पर जब लिखवाते हैं तो बहुत सालों तक वो रह सकता है। दूसरा कि उसको पानी आएगा, आंधी आएगा, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसका लाइफ जो है लंबे समय तक रहेगा। लेकिन इसको लिखवाने में क्या कठिनाई आएगा, तो कठिनाइयाँ यही आएगा कि पत्थर पे लिखने से जो है खुदाई करने में टाइम लगता है, उसमें मेहनत लगता है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। कहता है इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी। कहता है कि इसके अलावा भी अतीत मतलब बहुत पुराने में कुछ और भी बना और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। यानी कहता है कि पुरानी वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अतः जो पुरातत्वविद होते जो है ना वो क्या करते हैं कि जो पत्थर पे जो लिखा जाता है, पत्थर और ईंट पे, उसको क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। कहता था कि जो पुरातत्वविद होता था उनको अगर कहीं शक हुआ तो छानबीन करते थे और खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनता था उसको पकाया हुआ रहता था, उसका भी वो लोग खोज करते। कुछ धातु की बनी हो सकती थी, यानी धातु के भी बना हो सकता है, तो इसके लिए वो क्या करते, खुदाई करते थे। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। यानी जो कठोर होता था, जैसे पत्थर पे लिख दिया तो जल्दी नष्ट नहीं होगा, पक्की ईंट पे है तो मिट्टी का बन के और उसको क्या कर दिया, पका दिया, तो पका देने से क्या उसका लाइफ जो है बढ़ गया। तो इस तरह से जो बनता था उसका जो है जो लाइफ हुआ वो बहुत दिन तक हो गया, वो जल्द नष्ट नहीं होता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। अब क्यों ढूंढते थे इसके बारे में देखते हैं कि जो है जानवर को देखते थे कि उस समय जो जानवर कौन सा जानवर यूज होता था और उसका जो है वो लोग शिकार करते थे तो खाने में भी यूज़ करते थे कि नहीं यूज़ करते थे, इसके बारे में भी पुरातत्वविद जो होता है ना जानकारी लेते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं।
कहता है कि वनस्पति के जो अवशेष है ना बहुत मुश्किल से बच पाता था, क्योंकि वनस्पति जो है मुलायम होता है। और जैसे मान चलिए कि अगर कोई पेड़ है, अगर पेड़ जो है आंधी आता है और पेड़ गिर जाता है, तो पेड़ जो है ना मिट्टी के चलते वो धीरे 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 करते करते वो क्या होता है ना, कुछ दिनों के बाद वो उसका जो लाइफ है ख़त्म हो जाता है। तो जो इसलिए कहा जाता है कि वनस्पतियों के जो अवशेष होता है ना वो बहुत मुश्किल से बच पाता है, वो बचता नहीं है। अब कहते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। कहता है कि अगर वो जल गया तो उसका जला हुआ जो अवशेष बचता है ना वो क्या होता है, बचा रह जाता है। तो अगर बचा हुआ रह गया तो उसके बारे में पुरातत्वविद जो है ना उसकी खोज करते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं। कहता है कि अब क्वेश्चन किया गया है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। यानी कहता है कि जो पुरातत्वविद जो खोज रहे हैं क्या उनको कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या जब पुरातत्वविद खोज रहे थे तो उस समय कपड़ा के अवशेष भी मिला या नहीं मिला, क्योंकि उस समय भी कपड़ा लोग पहनते थे कि नहीं पहनते थे इसके बारे में भी है। क्योंकि बहुत समय पहले जो है लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, उस समय जो है पत्ता के जो है उसको बनाकर पहनते थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहते हैं पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। क्या कहते हैं, पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए, जो उससे जो जानकारी प्राप्त होता था उसके लिए जो इतिहासकार होते थे उसका लिए क्या शब्द का प्रयोग करते थे, तो उसके लिए प्रयोग करते थे स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है। तो इसका हम चिंता मत कीजिए, हम इसका ऑब्जेक्टिव आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव जो बनेगा ना ऑब्जेक्टिव हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कहता है कि इतिहासकार जो है उनको कहते हैं जो पुरानी चीज़ों क्या करते हैं, अतीत में जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और वो कहीं भी उनको छोटा चीज़ भी मिल गया तो उसके बारे में क्या करते हैं, वो जानकारी विस्तृत देते हैं। और विस्तृत जब जानकारी मिलता है तो हम लोग को पढ़ने में भी क्या रोचक लगता है। जो रोचक लगता है तो उसके बारे में जानने का एक उत्सुकता पैदा होता है। वही होते हैं पुरातत्वविद और इतिहासकार होते हैं। अतीत एक या अनेक, यानी कहता है कि अतीत जो है, अतीत मतलब पुराण एक है या अनेक है। तो इसमें भी क्या है, दुविधा है कि वो एक होता है अनेक होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। कहता कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यानी कहता है कि क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने हैं। यानी जो समूह अलग अलग है ना उसके लिए अतीत का मायने भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए कहता है पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो कहते हैं कि सबका जीवन जो है ना, जिससे राजा रानी का अलग जीवन हो गया, पशुपालक का जीवन अलग हो गया, कृषक का जीवन अलग हो जाता है, व्यापारी का जीवन अलग होता है, शिल्पकारों का जीवन अलग होता है। तो इसमें विभिन्नता होता है, इसीलिए इसके बारे में बनाया गया कि अनेकता कहा गया है।
जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। यानी उस समय भी जो लोग रहते थे ना, तो अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रीति रिवाज अपनाते थे। जैसे आज भी अपनाते हैं वैसे उस समय भी अपनाते थे। तो इसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो पुरातत्वविद होते हैं या इतिहासकार होते हैं, ये दोनों लोग हम लोग को बताते हैं कि उस समय भी क्या होता था, व्यवहार जो लोग का अलग था और रीति रिवाज भी अलग था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आज, पहले नहीं बोला, आज क्या कहा जा रहा है, आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग जो है मछली पकड़ते हैं और शिकार करके फल फूल संग्राहक मतलब उसको ग्रहण करके एक जगह रख के और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आज जो है हम लोग किसी दूसरे के व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। जैसे जब चावल होगा तभी हम उसको खा सकते हैं, और किसान नहीं उपजाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे। तो इस तरह से क्या है, निर्भर है। लेकिन वो लोग भी क्या है, शिकार करेंगे, फल फूल मिलेगा खाएंगे और मछली पकड़ेंगे और खा लेंगे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी ये जो विभिन्नता है आज भी है और पहले भी विभेद था कि उस समय भी लोग तरह तरह के लोग रहते थे और अपने अपने एरिए में या अपने अपने क्षेत्र में क्या है कि अपना अपना रीति रिवाज अपनाते थे। और आज भी है, अपना अपना क्षेत्र में लोग अलग अलग रीति रिवाज अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इसके अतिरिक्त भी एक और भेद है। वो भेद क्या है? कहता है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। कहता है कि जब उस समय जो शासक विजयी होता था उसका लेखा जोखा रहता था। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। कहता है कि हमें जो है जानकारी मिलता है तो उस समय जो शासक होते थे अगर वो लड़ाई लड़े तो अगर कहीं जीत गए तो उसके बारे में जो है ना अभिलेख पे लिखवा देते थे कि हम यहाँ पे लड़ाई लड़े हैं और इस जगह पे लड़ाई लड़ने के बाद हम क्या हुआ कि जीत गए हैं। और कहीं हारते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं कि हम हार गए हैं। तो इस तरह से अगर हारते हैं जीतते हैं तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। लेकिन जो शिकारी होता था, मछुआरी होता था, संग्राहक होता था, कृषक होता था, पशुपालक होता था, तो ये लोग जो है ना इस तरह से जो अभिलेख नहीं लिखवाते थे, इसलिए जो इनका लेखा जोखा नहीं था तो इसलिए इसके बारे में जानकारी कम मिलती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से ही, अगर पुरातत्व अगर नहीं रहता तो हम लोग को जानकारी इसके बारे में नहीं मिलता। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि सब चीज़ जान गए हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी बहुत ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है और पुरातत्वविद जो है उसमें लगे हुए हैं कि और नए नए जानकारी प्राप्त हो। तिथियों का मतलब, कहता है कि तिथि का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में है। तो कहता है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। यानी जब भी कोई वर्ष आएगा तो वही वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जो हम लोग तिथि पूछते हैं ना, वो कहाँ से शुरू होता है? तो ईसा मसीह के जन्म से। तो ईसा मसीह के जन्म कब माना जाता है? तो 0 माना जाता है, 0 ईस्वी माना जाता है। और 0 ईस्वी के बाद जो होता है ना, और उसके पहले होता है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, तिथि का निर्धारण करते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी अगर 2000 ईस्वी कह रहे हैं कि 2000 वर्ष, यानी ईसा के 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को ईस्वी पूर्व यानी ईसा से पहले लिखा जाता है के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को
आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कहता है कि हम 2000 ईस्वी लेते हैं और 2000 से ही क्या करेंगे, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ईसा के पूर्व और ईसा के बाद। यानी ईसा के पहले जब होगा तो ईस्वी पूर्व, इसीलिए लिखते हैं इसको ईस्वी पूर्व लिखते हैं, और ईसा पूर्व लिखते हैं। और 2000 के बाद जब जन्म होता है किसी का भी और जो भी तारीख बताना था तो ईस्वी पूर्व, ईस्वी लिखा जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है। यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि अंग्रेज में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइसिस यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम अपने तिथियों से पहले AD यानी हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है। यह एनो डार्मिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। तो यही कहा जाता है कि AD और BC कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। तो कहता है कि CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE को बिफोर कॉमन एरा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव में देंगे, हड़बड़ाने की बात नहीं है। के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अगर इस विश्व में प्रयोग नहीं होता तो शायद ही इसका प्रयोग हो पाता, लेकिन सभी जगह इसका प्रयोग, इसीलिए कहीं पे AD लिखाएगा, कहीं पे BC लिखाता है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी इस तिथि का जो है ना लगभग 200 वर्ष पूर्व हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BC अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेंट होता है, यानी वर्तमान से पहले। अब कहता है अन्यंत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण। हम इसमें जो भी टॉपिक है जो हम सभी को आपको बारी बारी से हम डील करते जा रहे हैं। आप लोग इसको समझिए केवल, और समझने के बाद क्या है कि हम इसका ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार पढ़िएगा और पढ़ने के बाद क्या करिएगा, आप इसका नोट्स बनाइए। इसका हम नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, लेकिन इसका नोट्स भी आप लोग भी खुद बनाइएगा और उसमें से शॉर्ट करते जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जो है ना, आंसर राइटिंग के टाइम में जो है आपको आसान हो। और इसको 2-3 बार पढ़िएगा। जो लॉन्ग आपका होगा उसको पढ़िएगा और उसके बाद फिर शॉर्ट को एग्ज़ाम के टाइम में आप केवल टॉपिक पढ़िए और जाकर उसका एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, तो अब तो याद हो गया होगा कि कठोर पर क्यों किया जाता था। इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। यानी ऐसा कई अभिलेख है जिसको कई लाखों वर्ष पूर्व लिखा गया। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। ऐसा नहीं कि बिना लिपि और भाषा का प्रयोग हो गया, कोई तो लिपि और कोई भाषा होगा। तो समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव हो चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? तो कैसे उनको पता है? क्योंकि उनको लिपि और भाषा दोनों पता होता है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 ईसा पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यानी एक तरीका है जिसके तरह जो है अज्ञात लिपि, उससे क्या होता है, उसको प्राप्त किया जाता है और उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में जानकारी मिलता है। और कहाँ है? मिस्र में मिल रहा है। कहता है मिस्र के उत्तरी तट जिसको रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। क्या है? रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से कहा गया है कि यहाँ से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर यह लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है।
यानी कहता है ना कि मिस्र में जो है ना, यहाँ पे एक कौन सा नमक है, रोसेट्टा नामक स्थान है, यानी एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, एक ऐसा पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख, एक जो लेख है उसको 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में है। यूनानी मिस्र लिपि में 2 प्रकार के। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा गया है। इसको क्या बोलते हैं? कारतूस। छोटा सा फ्रेम में क्या है ना, राजा रानी के बारे में दिखाया गया है, इसको कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों का मिश्रित अक्षरों की समानार्थ ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर, क्या कहा गया है? एल अक्षर के लिए शेर, जो एल अक्षर है ना उसके लिए किसका? शेर। ये भी क्वेश्चन रहेगा कि एल अक्षर किसको डिनोट करता है? तो शेर का। ए अक्षर के लिए चिड़िया। तो क्या है, अक्षर के अनुसार क्या है ना, वो पिक्चर को दर्शाया गया है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यानी अक्षर के हिसाब से जो है ना वो संकेत दिया गया है कि एल का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, ये क्या दिया, संकेत दिया गया है। अब क्या करना, कल्पना करने की बात कहा गया है कि कहता कि तुम्हें यह पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। कहता कि तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, यानी हमको बताया गया है कि उसको इंटरव्यू लेना है। तुम इन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे। तो क्या दिया गया है, क्या करना है कि आपको 5 वो सवाल बनाना है और उस 5 सवालों को उससे पूछना है कि इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो चलिए इतना ही है याद करने के लिए। आओ याद करें। यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नर्मदा नदी घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु, और ये क्या है नीचे प्रश्न है। ये प्रश्न को हम क्या करेंगे, आपको नोट्स बना के इसको हम प्रोवाइड करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका इतना ही तक था। डेट्स ऑल। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।